सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और इसके अंदर आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक एक ऐड ऑन कर देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a given surface। एक पर्टिकुलर सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था E वेक्टर डॉट A वेक्टर। एंड जब हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते थे डॉट प्रोडक्ट को, E वेक्टर मैग्नीट्यूड A वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा आता था, where theta is the angle between electric field and area vector। so electric field and area vector का concept क्या था, हम लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। this is the area, plane figure, planar area। तो area vector इसका क्या होता था? सरफेस की जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता था उसको हम बोलते थे एरिया वेक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो थीटा हमारा एंगल क्या होता था? थीटा एंगल होता था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मतलब ऐसा यूनिट पढ़ी थी, ऐसा यूनिट थी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, cos थीटा इज यूनिटलेस। एंड ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती थी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आज हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो हम लोगों ने फ्लक्स निकाला एक प्लेन फिगर के लिए निकाला, प्लेन शेप के लिए निकाला। लेट्स से अगर ये शेप हमारी कर्व्ड हुई तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? कर्व फिगर मींस लेट्स से ये हमारा एक चार्ज है Q एंड इसके सराउंडिंग में जो हमारी फिगर है, जो हमारा सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है। ओके, तो हमें स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, सरफेस एलिमेंट ds मींस स्मॉल सरफेस एरिया, एंड इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा? ds वेक्टर। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा ds2। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसके हम एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में से, इस छोटे से एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। ओके, सो हम फाइंड करेंगे स्मॉल फ्लक्स d5। व्हाट इज d5? इट इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स and it is given by E vector dot ds vector। okay, E vector dot ds vector का मीनिंग ये है कि हम लोग यहाँ पर कैपिटल A यानी पूरे एरिया के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग एक स्मॉल एरिया के लिए निकाल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड स्केलर क्वांटिटी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो अगर मेरे को इस पूरे सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन मींस इस छोटे से एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, फिर उसको ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस एरिया में से, फिर उसको ऐड कर देंगे इस एरिया में से। ऐसे छोटे छोटे एरिया का जब हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहेंगे, ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है किसी एक इरेगुलर फिगर के लिए तो हम लोग क्या करते हैं? पहले हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उस स्मॉल एरिया एलिमेंट का हम लोग स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं एंड देन उसको क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पर हमारा d5e की वैल्यू आएगी E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इस टर्म को हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है? इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंबल लगाया है, दिस इज नोन एज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल।
ये जो हमारा सिंबल है इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर जीरो जो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। क्लोज सरफेस इंटीग्रल का मीनिंग क्या है हम ये सब समझते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। सरफेस इंटीग्रल का मीनिंग अभी आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, किसी चीज का इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एलिमेंट। ओके, अब किसी चीज का इंटीग्रेशन करना है अगर आपको सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। अब ये फिजिक्स में, हमारी 12th क्लास की फिजिक्स में दो टाइप के सरफेस इंटीग्रल है। एक है हमारा E डॉट ds जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में यूज हो रहा है, और एक हमारा है B डॉट ds। ये हमारा यूज होगा 5th चैप्टर में और 6th चैप्टर में। इसको हम बोलते हैं B इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो B डॉट ds का मीनिंग ये है, इस पूरे को हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, और इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको हम लोग फिर क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में आएगा, और ये हमारा जो यूज होगा वो चैप्टर नंबर 1 में यूज होगा। तो अभी हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। इसके अलावा फिजिक्स में एक और इंटीग्रेशन होता है जिसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। सरफेस इंटीग्रल का मीनिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सरफेस इंटीग्रल का मीनिंग है किसी चीज का, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम के साथ। सो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, और you can say that इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस E डॉट ds, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं, phi E इज 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स
means multiply total charge inside the surface Q net। ओके, सो ये हमारी स्टेटमेंट है कि अगर आपको किसी सरफेस का E डॉट डी एस निकालना है तो वो 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज के, और 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज की जो हमारी वैल्यू आ रही है E डॉट डी एस, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम की, मैथमेटिकल इक्वेशन है E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। इसमें आपको ध्यान रखना है Q वो चार्ज आएगा, नेट चार्ज जो इनसाइड दी सरफेस है, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है हमें वो चार्ज लेना है। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका प्रूफ समझते हैं कि गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या है। सो स्टार्टिंग विद द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। आई होप आप लोग ये नोट कर लेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस भी सीबीएसई के अंदर, कॉम्पिटिटिव के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ टॉपिक इज प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। सो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q। अभी हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए प्रूफ कर रहे हैं, किसी भी चार्ज के लिए हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई में इसका पॉइंट चार्ज के लिए प्रूफ है। तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q। ओके, अब पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं, और वो इमेजिनरी सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग नॉर्मली गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हैं वो स्फेरिकल लेते हैं। स्फेरिकल मीनिंग स्फेरिकल ही क्यों लेंगे, स्फेरिकल लेने के 3 एडवांटेजेस होते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉसियन सरफेस, ये एक नया वर्ड आ गया हमारे लिए। गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिसके ऊपर आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हो। मींस गॉस थ्योरम को अगर आप देखोगे तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो आपको एक सरफेस चूज करना पड़ता है, पहले इमेजिनरी सरफेस चूज करना पड़ता है जिसके लिए आप गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे, जिसके ऊपर उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पॉइंट चार्ज लिया +Q, उस पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट चार्ज है और इसके सराउंडिंग में हम लोगों ने एक स्फीयर इमेजिन करा। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस हम लोगों ने लेट करा R। दिस इज R। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम देखें, सबसे पहले हम लोग लेंगे एक एरिया, स्मॉल एरिया। ओके, अब स्मॉल एरिया हम लोग क्या लेंगे, लेट्स से दिस इज अ स्मॉल एरिया ds and this is small area vector। ओके, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब अगर हम इस पॉइंट चार्ज की बात करें तो इस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो लास्ट हम लोग क्लासेस में, लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, इस पॉइंट पर ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो ये अभी हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिए, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो यहाँ पर जब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको E डॉट डी एस लेना पड़ेगा। अब E डॉट डी एस को जब आप यहाँ पर एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर आएगा E वेक्टर मैग्नीट्यूड ds वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। ओके, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अगर आप इस छोटे से एलिमेंट को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी E ds cos 0। स्फेरिकल सरफेस का फर्स्ट एडवांटेज पॉइंट चार्ज के लिए ये हो जाता है कि पॉइंट चार्ज के केस में
स्फेरिकल सरफेस लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 0। ओके, और cos 0 हमारा कितना होता है 1 होता है। अगेन अब हमारा यहाँ पर जो टर्म रह जाएगी वो रह जाएगी EDS। ओके, क्योंकि cos थीटा हमारा 1 हो गया। अब पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सरफेस लेने का एक और एडवांटेज ये है कि वी नो दैट फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/R²। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए हर एक एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा r वो रेडियस के इक्वल ही होगा, और हर एक एलिमेंट के लिए, चाहे मैं इस एलिमेंट की बात करूं, इस वाले एलिमेंट की, चाहे मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूं, चाहे हम यहां पर एक एलिमेंट लें, हर एक एलिमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं थीटा तो 0 हो गया। दूसरी बात ये, हर एक एलिमेंट का जो चार्ज से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट हो जाएगी तो आप उसको इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर ले लेंगे। सो यहाँ पर हमारा रहेगा क्या, EDS हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज DS? DS अगर हम देखें, ये जो DS है स्मॉल एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो स्मॉल एरिया को जब आप इंटीग्रेट करोगे, ये छोटा सा एरिया, फिर ये छोटा सा एरिया, फिर ये छोटा सा एरिया, इन सभी एरिया को जब आप इंटीग्रेट करोगे स्फीयर के लिए तो टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया मिल जाएगा मींस अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ये हमारा स्फीयर है। ओके, और यहाँ पर आपने एक छोटा सा स्फेरिकल एलिमेंट लिया था। ऐसे छोटे छोटे एरिया को जब आप पूरे स्फीयर के लिए ऐड करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको पूरे स्फीयर का एरिया मिल जाएगा, और पूरे स्फीयर का एरिया होगा 4πr²। ओके, मूविंग अहेड। अब E की वैल्यू हम लोगों को पता है ये होती है KQ/R², एंड K इज 1/4πε0 Q/R², दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू 4πr²। सो यहाँ पर R², 4π कैंसिल, Q/ε0, एंड ये जो हमारी Q/ε0 की वैल्यू आ रही है, यह आ रही है E.ds के इक्वल। E.ds इक्वल्स टू आ गया Q/ε0 के, और ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। यही तो हमारी गॉस थ्योरम है, यही तो हमारा स्टेटमेंट है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्रूफ इज इक्वल्स टू Q/ε0, और यहाँ पर हम लोगों ने तो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सरफेस लेने के 3 एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि थीटा 0 हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए बोल रहा हूं मैं बार बार। सेकेंड एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जंप करके बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, E कांस्टेंट हो जाएगा। एंड थर्ड एडवांटेज ये है कि पॉइंट चार्ज के लिए DS का इंटीग्रेशन 4πr² हो जाएगा। दिस इज थर्ड एडवांटेज। थोड़ा ये प्रॉब्लम हमारी सिंपल हो जाती है गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेने से। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गॉस थ्योरम अप्लाई कैसे होगी, यूज क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सब टॉपिक्स अब हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द गॉस थ्योरम। सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये हमारी एक इरेगुलर फिगर है, इसके अंदर हमारा एक चार्ज रहा +3 कूलम, +2 कूलम, -1 कूलम, +7 कूलम। तो ये बहुत सिंपल सा हमारा एक क्वेश्चन है। आपको ये फाइंड करना है कि इस सरफेस के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको फाइंड करना है फ्लक्स। जब हम यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे, अब ये इरेगुलर फिगर है, E.ds जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू Q नेट
ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नेट क्या है हमारा? क्यू नेट है हमारा जो चार्ज इस सरफेस के अंदर है, बाहर के चार्ज हम लोग काउंट नहीं करते। सो व्हाट इज क्यू नेट? इट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। ये आपको जरूर ध्यान रखना बेटा, जो चार्ज लेना है वो हमेशा सरफेस के अंदर का लेना है। तो क्यू नेट हमारा हो जाएगा +3 कूलम +2 कूलम प्लस -1 कूलम ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो दैट विल बी 4 ओवर 8.85 into 10 to the power -12. This will be the electric flux through the surface, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारा कि अगर आपको किसी सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो वहां पर आप इरेगुलर फिगर के लिए गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेनी है, मैथमेटिकल इक्वेशन अच्छे से याद कर लेनी है। वो होती है कि phi E is equals to E dot ds equals to Q net over epsilon naught। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ। तो गॉस थ्योरम की सबसे पहली एप्लीकेशन है कि अगर इरेगुलर फिगर हुई या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो हम लोग फ्लक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.11। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेज नंबर 35 एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द गिवन फिगर। ओके, सो ये हमारी फिगर आपको गिवन है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, इस फिगर में आपको एक क्यूब दिया हुआ है। ये आपको एक क्यूब दिया हुआ है इस फिगर में, जो कि ओरिजिन से कितना दूर है? ओरिजिन से ये a डिस्टेंस दूर है एंड a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.1 मीटर। ऑल्सो a ही इस क्यूब की साइड भी दी हुई है। क्यूब बोल रहा है तो ये भी a है, ये भी a है एंड ये भी a है। तो अगर हम लोग देखें इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा फॉर दिस फेस? यहाँ पर हमारे अगेन क्यूब में 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट फेस जो है उसके लिए हम लोग x कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो x कोऑर्डिनेट लेफ्ट फेस के लिए होगा x इक्वल्स टू a एंड राइट फेस के लिए जो हमारा ये राइट फेस है, लेफ्ट फेस था और जो राइट फेस है उसके लिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a। दिस इज a, दिस इज 2a। ओके, अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y एक्सिस के अलोंग मींस ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर की तरफ जो आ रही है वो भी 0 है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग इज गिवन अल्फा x टू द पावर हाफ, वेयर अल्फा इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर हाफ। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वैल्यू है वो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड z के अलोंग और y के अलोंग 0 है। अब यहाँ पर अगर आप एक बात बहुत ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग जो है x एक्सिस के अलोंग वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है मींस वो डिपेंड कर रहा है x कोऑर्डिनेट के ऊपर। जैसे जैसे आप ओरिजिन से आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करेंगे।
ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करेगी तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इंक्रीज कर रही है। सो जैसे जैसे आप यहाँ से आगे जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इस तरीके से समझा सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज आ रही है। हम लोगों ने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्राउडेड है, पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप ये बताइए, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है या इस एरिया में? आप देखेंगे इस एरिया में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, इनकी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी लेफ्ट फेस से और राइट फेस से, वो दोनों सेम नहीं होंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ का और यहाँ का सेम नहीं होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन में हिंट दिया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है फर्स्ट पार्ट में ऑफ क्यूब, इस पूरे क्यूब का फ्लक्स निकालना है। एंड सेकेंड पार्ट में आपको ये निकालना है कि हम इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना फाइंड कर सकते हैं। सो ये दो पार्ट है आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। एक तो इस पूरे क्यूब में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है नेट, और इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज हम इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे जाते जाते इंक्रीज कर रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं चार्ज रखा होगा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐड हो रही है। तो इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज आ रहा है आपको ये निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस एग्जांपल को लेते हैं। लेट्स से ये हमारा एक क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर आप देखोगे अगेन 6 फेसेस हैं। दिस इज लेफ्ट फेस, दिस इज राइट फेस, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी फ्रंट फेस, दिस इज बैक फेस अकॉर्डिंग टू मी, एंड दिस इज अपर फेस, ये जो ऊपर वाला फेस है, एंड दिस इज लोअर फेस। तो यहाँ पर 6 एरिया वेक्टर्स हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करा था। राइट फेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा, लेफ्ट फेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा, अपर फेस का ऊपर आएगा, बैक फेस का इधर आएगा, फ्रंट फेस का मेरी तरफ आएगा, एंड डाउन फेस का नीचे आएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब। तो क्यूब के कितने फेसेस हैं यहाँ पर? क्यूब के 6 फेसेस हैं। और वो 6 फेसेस कौन कौन से हैं? लेफ्ट फेस, राइट फेस, प्लस फ्लक्स ऑफ, दिस इज अ फ्लक्स ऑफ अपर फेस ऑफ क्यूब, दिस इज अपर फेस, plus E dot ds. E dot ds means flux of this face, down face, plus E dot ds of front face, which is front face. front face आपको ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट फेस, इसका फ्लक्स, प्लस लास्ट E dot ds ऑफ बैक फेस। बैक फेस कौन सा है इस क्यूब का? इस क्यूब का बैक फेस है ये वाला नीचे। ओके, तो यहाँ पर हमारे 6 फेसेस हैं, और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम इन सबका फ्लक्स निकाल करके डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ओके, तो हम लोगों ने पहले लेफ्ट फेस का निकाला, इस वाले फेस का, फिर राइट फेस का निकालेंगे, फिर फ्रंट का, फिर बैक का, फिर अपर का, फिर लोअर का। ओके, तो अगर हम इन सबका फ्लक्स देखें, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन करा था कि 6 सरफेस में से हमारे 2 सरफेस तो ऐसे होंगे जिसमें एक सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। जो हमारा लेफ्ट फेस है उसमें एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग है, तो उसमें एंगल 180 हो जाएगा। बाकी जो 4 सरफेस हैं, बैक फेस, अपर फेस, फ्रंट फेस और लोअर फेस, इन सब का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा।
तो अगर आप यहाँ पर देखें, इसके लिए थीटा 90 हो जाएगा, इसके लिए भी थीटा 90 हो जाएगा, इसके लिए भी थीटा 90 हो जाएगा, एंड इसके लिए भी थीटा 90 हो जाएगा। अब जिसके लिए थीटा 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री हो गया तो वहां पर उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, तो बचेगा फ्लक्स दो फेस के लिए, लेफ्ट फेस के लिए और राइट फेस के लिए। तो ये चार टर्म हमारी यहाँ से जीरो हो जाएंगी और बचेंगी हमारी दो टर्म्स। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये चार टर्म हमारी जीरो हो गई, हम इसको रब कर रहे हैं। अब बचेगा हमारा लेफ्ट फेस एंड राइट फेस, और वी कैन ऑल्सो से दैट ये जो हमारी फिगर है ये हमारी प्लेन फिगर है, तो हमें इंटीग्रेशन की वैसे यहाँ पर नीड नहीं थी। अब E फॉर लेफ्ट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया लेफ्ट फेस का एंड cos 180 डिग्री, प्लस राइट फेस के लिए जब हम निकालेंगे E राइट फेस का, एरिया राइट फेस का एंड cos 0 डिग्री। ठीक है, अब इससे पहले आपको कुछ कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन साइन क्यों हटा दिया, बिकॉज ये जो हमारी फिगर है ये इरेगुलर फिगर नहीं है, ये प्लेनर फिगर है, एक रेगुलर फिगर है क्यूब, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन की ऐसे नीड नहीं थी। लेफ्ट फेस और राइट फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है लेफ्ट फेस और राइट फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज लेफ्ट फेस पर अगर आप देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट अलग है और राइट फेस का एक्स कोऑर्डिनेट अलग है। तो लेफ्ट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो अल्फा, ओके, लेफ्ट फेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का टू द पावर हाफ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द लेफ्ट फेस। एरिया लेफ्ट फेस का, लेफ्ट फेस एक स्क्वायर है, क्यूब का पार्ट है, क्यूब का एक फेस स्क्वायर होगा, तो उसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। ओके, एंड cos 180 -1। अब हम आते हैं राइट फेस के लिए। राइट फेस पर जब हम आगे आएंगे यहाँ से तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ गई, तो राइट फेस की जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर राइट फेस के लिए अल्फा जो कांस्टेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो जाएगा 2a टू द पावर हाफ, और एरिया जो राइट फेस का आएगा, एरिया हमारे लिए आएगा a स्क्वायर एंड cos 0 वो हो जाएगा +1। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन करा था बेटा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, जो हमने एनसीईआरटी का ही एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करा था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस की और राइट फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रही थी, बट इस क्वेश्चन में एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। सो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा हम लोग देखते हैं। इसे इसको हम लोग रब कर रहे हैं ऊपर। अल्फा कॉमन आ जाएगा, a टू द पावर हाफ कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ओपन कर रहे हैं जो फ्लक्स आ रहा है क्यूब का, अल्फा a स्क्वायर a टू द पावर हाफ कॉमन आ गया हमारा, एंड यहाँ पर हमारा बचेगा -1 और यहाँ पर हमारा बचेगा 2 टू द पावर हाफ, that is √2. So this will be alpha a square to the power or a to the power 5/2 √2 -1, एंड हम लोग यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, that was 800, a की वैल्यू हमारी थी 0.1 to the power 5/2, √2 is 1.414 -1। तो इस वैल्यू को सॉल्व करके आपका फ्लक्स आ जाएगा क्यूब का, और इस क्यूब का जो हमारा फ्लक्स आ रहा है ओवरऑल सॉल्व करके, वो सॉल्व करके हमारा आ रहा है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा इस क्यूब का,
और आप देख रहे हो कि ये फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो जितना लेफ्ट फेस में से एंटर कर रहा है और जितना राइट फेस में से एंटर कर रहा है वो दोनों फ्लक्स सेम नहीं है, तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोगों को क्या फाइंड करना है? इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें ये निकालना था कि इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना होगा। सो वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने प्रूव करा फ्लक्स जो होता है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सो क्यू नेट इज इक्वल टू फाई into epsilon naught and phi की जो हमारी वैल्यू है that is 1.05 and epsilon naught की वैल्यू हम लोगों को पता है 8.85 into 10 to the power -12। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करके नेट चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ओके, जो भी वैल्यू है। सो ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन में गॉस थ्योरम अप्लाई करी क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर इररेगुलर फिगर का फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग और अटेम्प्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट करते हैं एनसीईआरटी के ही जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सो अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 1.17 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम को डायरेक्टली हमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस और थ्रू अ ब्लैक बॉक्स। हम लोगों ने बॉक्स लिया है, हमें नहीं पता उसके अंदर कितना चार्ज है और वो क्लोज्ड ब्लैक बॉक्स है। दिस इज अ क्लोज्ड ब्लैक बॉक्स, ठीक है। इस सरफेस को जब हम लोगों ने केयरफुली ऑब्जर्व करा तो हमें ये पता चला कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो है 8 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, द केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ ब्लैक सरफेस इज गिवन बाय दिस। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर कितना चार्ज होगा। ओके, क्योंकि फ्लक्स आउटवर्ड है तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि नेट फ्लक्स अगर आउटवर्ड है तो हमारा चार्ज अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड थिंग हम लोगों को क्या फाइंड करनी है कि अगर अंदर नेट फ्लक्स इफ inside if the net flux through the black box is 0, then क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि Q 0 है? Q 0 है मतलब नो चार्ज पार्टिकल, नो चार्ज इज देयर। क्या हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं? तो ये दो पार्ट्स हैं, हम लोग इसको करते हैं पहले। हम लोग पहले सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो बहुत सिंपल सा हमारा फर्स्ट पार्ट है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से Q इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। सो जो हमारा फ्लक्स है वो 8 into 10 to the power 3 into 8.85 into 10 to the power -12 नेट चार्ज। सो यहाँ से हमारे नेट चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 70 अप्रोक्सीमेटली into 10 to the power -9 कूलम। तो ये हमारा नेट चार्ज आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि अगर नेट फ्लक्स 0 है तो क्या अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा? क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा? नहीं,
अगर नेट फ्लक्स जीरो है, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, इफ नेट फ्लक्स इज जीरो देन क्यू नेट इज जीरो। इट कैन बी पॉसिबल कि अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी हो। फॉर एग्जाम्पल एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है एक सरफेस के अंदर, तो उसका जो नेट चार्ज अंदर आ रहा है वो कितना होगा? जीरो। अब नेट चार्ज जीरो है तो नेट फ्लक्स, अगर नेट चार्ज जीरो है तो नेट फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है लेकिन इसका नेट फ्लक्स जीरो है। नेट फ्लक्स जीरो होने का मीनिंग ये है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर जा रही है उतनी वापस आ रही होगी। ओके, तो ये हमारा पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर चार्ज है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा नो, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट there is no charge particle. There can be charge particle, there will be charge particle, equal amount of positive and negative charge particle, तब भी नेट फ्लक्स जीरो हो सकता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हम लोगों ने गॉस थ्योरम को